हेलो फ्रेंड्स, मनीदा भास्कर और पेपर फर्स्ट एडिशन नेट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो कि हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। तो इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रश्नोत्तर विधि जो है, क्योंकि सुकरात प्रश्न पूछते थे तो प्रश्नोत्तर विधि, इसीलिए इसको कहा जाता है सुकराती विधि भी कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। और इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं: प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण, छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान देना। ठीक है, लघु समूह शिक्षण की विधियां: समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती है: पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित भी हो सकती है। ठीक है, समूह चर्चा यानी पूर्णतया नियोजित भी हो सकती है, आंशिक रूप से भी हो जा सकती है और अनियोजित भी हो सकती है। इसके लाभ क्या है? इसमें समूह के सदस्यों की सहभागिता होती है। सीमाएं क्या है? व्यवस्थित न हो तो समय व्यर्थ हो जाता है, अगर व्यवस्थित तरीके से ना हो। संगोष्ठी, ये भी पूछता है, सेमिनार जिसे कहते हैं आप। तो मुख्य चरण पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और तत्पश्चात उस पर चर्चा करना होता है। इसके लाभ क्या है संगोष्ठी के? इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है, यानी किस तरीके से वो प्रस्तुति करते हैं सेमिनार में। सीमाएं क्या है? काफी समय लगता है, जो कि सहभागियों के तनाव का कारण भी हो सकता है। ठीक है, बन जाता है कई बार। पैनल चर्चा क्या है? यह एक पैनल में 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, पैनल चर्चा में 6 से कितने व्यक्ति होते हैं? 8 व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें शिक्षार्थियों के साथ साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तो जॉन डीबी के शिष्य किलपैट्रिक इसके मुख्य जो है प्रस्थापक हैं। कौन है परियोजना विधि के? वो हैं प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक। और वो कौन है? जॉन डीबी के शिष्य हैं ये। ठीक है, किलपैट्रिक। अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि। ठीक है, ट्यूटोरियल मेथड। तो इसमें छोटे समूह में शिक्षण के उद्देश्यों से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल विकसित किए जाते हैं। और अनुशिक्षण विभिन्न रूपों में हो सकता है: निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण, सामूहिक अनुशिक्षण, प्रयोगात्मक अनुशिक्षण। व्यष्टि प्रकरण, व्यष्टि अध्ययन यानी केस स्टडी। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के पारस्परिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे हैं। इस विधि में भाग लेने वालों की विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को ध्वस्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली। इसमें मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। ठीक है, और पहला है सीखने में निपुणता, दूसरा है आत्मगति, तीसरा है लिखित सामग्री पर अधिक बल, चौथा है कलानुशासक व्याख्यान। और इस प्रणाली से शिक्षार्थी में दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रदर्शन विधि। ठीक है, प्रदर्शन विधि में यह सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती है और इस विधि को कक्षा में संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रदर्शन को मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और यह दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है? यह विद्यार्थियों की जरूरतों और उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर कक्षा शिक्षण या बेहतर जो है प्रणाली में समायोजित किया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में शिक्षार्थी की तरफ ध्यान देता है, उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसकी रुचियों के अनुसार जो है उसको शिक्षा दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बालक में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सबको एक ही चीज नहीं पसंद होती। मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग। तो यह शिक्षण प्राप्त करने का लचीली विधि है और इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक की कक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती। ओपन, जैसे कि युग्नू है ओपन लर्निंग, तो वहां से आप कोई भी डिग्री ले सकते हैं, कैसे भी है, तो वहां उसके लिए आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, आपको एडमिशन लेना है और आप कुछ भी वहां से ऑनलाइन जो है कर सकते हैं ओपन लर्निंग। ठीक है, और यहाँ तक की कक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती और प्रवेश पर कोई प्रतिबंध भी इसमें नहीं होता है। फिर है ऐतिहासिक खोज विधि। ठीक है, ऐतिहासिक खोज विधि। और ऐतिहासिक खोज विधि में इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों और तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है।
यानी ऐतिहासिक का मतलब ही है कि हिस्टोरिकल, तो ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो उनके तथ्य क्या हैं, उनके ज्ञान, उनकी खोज आदि के लिए। और इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, क्योंकि ऐतिहासिक है तो इसका संबंध जो प्राचीन घटनाएं हैं उसके तथ्य क्या हैं, किस आधार पर है, ये सारी चीजें की इसमें खोज की जाती है, घटनाओं से इसका संबंध होता है, प्राचीन घटनाओं से। अन्वेषण विधि वैज्ञानिक खोज विषय वर्तमान से संबंधित है। ठीक है, अन्वेषण यानी खोज करना। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टीचिंग एड्स क्या है। अध्यापन के दौरान अध्यापक पाठ्य सामग्री को समझाते समय जिन जो है सामग्रियों का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। और इनकी सहायता अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है इसके आधार, जैसे चार्ट है, पेपर है, इन सब चीजों से, मॉडल है, इन सब चीजों से क्या कर किया जा सकता है, उनकी कहानी सुना के किसी तरीके से बच्चे को जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, इन सामग्रियों द्वारा सीखा गया ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह का उत्सर्जन करता है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति में संजोए भी रह सकता है, क्योंकि मॉडल और चार्ट जो है उसके द्वारा जो है व्यक्ति को काफी अच्छी तरीके से बच्चों को चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, और फिर उसके इसमें देखिए परिभाषा है कार्टेरे गुड के अनुसार, कोई भी शिक्षक ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्धृत किया जा सकता है अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। ये कार्टर गुड की परिभाषा है, कार्टेरे गुड की। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार क्या हैं, यानी टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। तकनीकी के आधार पर देखते हैं, सॉफ्टवेयर है, इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र आते हैं। हार्डवेयर, इसमें रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्ड प्लेयर जो है, और वीडियो स्कोप, प्रोजेक्टर इत्यादि इसमें आते हैं हार्डवेयर में। शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य साधन, दृश्य साधन, ठीक है, और श्रव्य दृश्य दोनों। ये थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। तो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, ये आते हैं श्रव्य, सिर्फ सुनने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद दृश्य साधन में चार्ट आ जाता है, मानचित्र आ जाता है, प्रतिमान आ जाता है, जैसे मॉडल आदि हो जाती है, फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर आ जाता है, चित्र रेखांकित ग्राफ जैसे वो आ जाते हैं, और पत्र पत्रिकाएं, और ये कार्ड, फ्लैश कार्ड, ये दृश्य साधन यानी देखने के लिए ये सिर्फ होते हैं, इसको आप सुन नहीं सकते। इसे आप सुन सकते हैं, श्रव्य साधन जो है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन देख नहीं सकते, इसे आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। प्रतिमान यानी मॉडल आदि, जैसे मानचित्र है, ग्राफ है, आप सब फ्लैश कार्ड है, सब श्रव्य दृश्य ऐसा है साधन जिसको आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलचित्र और सिनेमा, समाचार, टेलीविजन, श्यामपट और संवाद सामग्री, वास्तविक पदार्थ, क्योंकि श्यामपट का प्रयोग करने के अनुसार आप व्यक्ति बोलता भी है और दिखाता भी है। वास्तविक पदार्थ जैसे मॉडल आदि, ये सारी चीजें, या वास्तविक पदार्थ पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब चीजें हो जाती हैं। गतिविधि सहायक सामग्री, एक्टिविटी एड्स क्या है, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, प्रयोग, नाटक, जो चीजें होती हैं, ये सब शिक्षण मशीनें हैं, टीचिंग मशीन्स जो हैं, ये सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फील्ड जो है, ट्रिप जैसे जाते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंट है, नाटक है, ये सारी चीजें एक्टिविटी एड्स हैं, जो कि एक्टिविटी करते हैं बच्चे, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम देखेंगे मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो मूल्यांकन चेतन अवस्था में निरंतर मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उसकी प्रगति के स्तर ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, नंबर आते हैं, फिर वो मूल्यांकन कहलाता है। शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता क्या है। ठीक है, शिक्षण सीखने की सुविधा, प्रक्रिया, मनोदृष्टि, कौशल, आदतों, ठीक है, एटीट्यूड जो होता है, और क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन तीनों शिक्षाप्रद, ठीक है, प्रक्रिया के पहलुओं पर परस्पर निर्भर रहते हैं। शिक्षा प्रणाली के चार महत्वपूर्ण कारक, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि और मूल्यांकन। ठीक है, चार महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं, उद्देश्य है, यानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम क्या है, विधि क्या है, किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, और फिर लास्ट में मूल्यांकन आता है। हमेशा मूल्यांकन लास्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है।
ठीक है, इन सब चीजों का सीधा संबंध है। और भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत हुई, जिसमें कहा गया कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों से ये संबंधित है। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? व्यापकता और निर्भरता। ठीक है, देखिए विकल्प आधारित, फिर क्रेडिट प्रणाली। 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेष्ठ अंतर विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने एवं लचीले विकल्प प्रदान करने के लिए उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS प्रारंभ किया। और इस सुधार के अंतर्गत, ठीक है, इस सुधार के अंतर्गत जो है 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और इसका जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेडिट प्रणाली यानी CBCS का। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CBCS का, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, आपको फुल फॉर्म में देखना है क्योंकि फुल फॉर्म आते हैं। मूल्यांकन के लाभ क्या है? मूल्यांकन से छात्रों की कमजोरियां और शक्तियों का पता चलता है। इसमें छात्रों का प्रयास करने की इससे प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए किसी को नंबर कम मिले हैं या वो है तो उसको थोड़ा सा उसको जो है वो कि प्रोत्साहित करना किया जाता है, और किसी को ज्यादा मिले, इससे सारी चीजें उनका पूरा मूल्यांकन पता चलता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में किस में अच्छे नंबर लाता है, किसी में कम भी लाता है, तो सारी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। नियुक्ति पदोन्नति जैसे व्यवसायिक ढंग से किए जा सकते हैं अधिक निर्णय, ये सारे। मूल्यांकन तकनीकी के आधार पर वर्गीकरण क्या है? वर्णनात्मक तकनीक, लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, व्यवहारिक परीक्षा भी होती है। मूल्यांकन गुणात्मक तकनीकें क्या है? अवलोकन और साक्षात्कार, जांच सूची, क्रम निर्धारण पैमाना, रेटिंग स्केल जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये है चेकलिस्ट, जांच सूची, और संचित रिकॉर्ड। ठीक है, ये और निर्देश के सोपाने के आधार पर मूल्यांकन। ठीक है, तो निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन यह है संस्थान मूल्यांकन, और ये छात्रों के ज्ञान कौशल निर्धारित करता है। निर्मात्मक रचनात्मक मूल्यांकन, निर्मात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है, और यह कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है और यह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और उपचार अधिक प्रभावी बनाती है। ठीक है, शिक्षण को और अधिक औपचारिक तरीके से प्रभावी बनाती है। नैदानिक मूल्यांकन क्या है? ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को विशेष संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने सीमा निर्धारित करता है। नैदानिक मूल्यांकन एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण करने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार से परीक्षण व्यापक और विस्तृत हो जाता है। यानी किसी बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं, अगर इन सब चीजों का पता चलता है तो उनका एक तरीके से उपचारात्मक कहा जा सकता है। इसे नैदानिक नैदानिक यानी उपचारात्मक शिक्षा। तो इसके द्वारा उसकी जो कमियां हैं उनकी कमियों को पहचान कर उसको दूर करने की कोशिश की जाती होती, ये हो जाता है नैदानिक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होता है। ठीक है, और इसमें आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाएं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन समावेशित किया जाता है, और इसमें यह पता चलता है कि ध्यान कैसे संतोषजनक और तरीकों से शिक्षण उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है, और अच्छी तरीके से। और मुख्य अवधारणाएं, मुख्य प्रतिपादक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रायोगिक शिक्षा, वर्धा शिक्षण प्रणाली, महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षण प्रणाली जो है ये अवधारणा। प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना, यह किसका विचार है? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर का। समाकल शिक्षा, श्री अरविंदो। ठीक है, और भारतीय दार्शनिकता के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मानव मस्तिष्क वातावरण के लिए शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति। अनुभवात्मक अधिगम, जॉन डीवी का अवधारणा है। व्यक्तित्व को विकास के माध्यम से आत्मनिरीक्षण, मारियम मॉन्टेसरी, यानी व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के विकास के माध्यम से उसका आत्मनिरीक्षण करना है मारियम मॉन्टेसरी द्वारा। बाल विहार, किंडर गार्टन पद्धति जो है ये फ्रोबेल द्वारा। ठीक है, किंडर किसकी किसकी अवधारणा है? ये है फ्रोबेल की। ठीक है, और आत्मगति, सृजनात्मकता और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना, तो यह है फ्रोबेल।
खेल पद्धति भी इसे कहा जाता है। और प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, ये है इसके रूसो। ठीक है। और ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन अधिगम पद्धति, हमने पहले ऑफलाइन शिक्षण और अधिगम का अध्ययन किया, अब ऑनलाइन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। स्वयं भारत सरकार द्वारा किया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति का आधारभूत सिद्धांत पहुंचाया जा सकता है। इसमें वीडियो व्याख्यान आदि सारी चीजें ये आ जाती हैं। ठीक है। और इसके बारे में एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो ये काफी हेल्पफुल होगी, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।